हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज के हमारी इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे और सीखेंगे कि संधि क्या होता है, संधि के प्रकार और उसके कुछ अपने नियम। इस वीडियो में हम संधि के प्रथम प्रकार को कवर करेंगे जिसका नाम है स्वर संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। संधि का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, यानी कि जब दो शब्द अलग अलग होते हैं तो उनके उच्चारण के द्वारा क्या चेंजेस आता है उसे ही कहते हैं संधि। संधि को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर यानी कि बचपन में जो हमने 12 खड़ी पढ़ा था जिसमें अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग आहा ये सारे शब्द स्वर कहलाते हैं और क से लेके ज्ञ तक के सारे शब्द व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर संधि में सिर्फ स्वर आते हैं और व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। अब देखिए उसके बाद जब कभी किसी शब्द के नीचे ऐसा हलन लगा होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योर व्यंजन है, यानी उसमें स्वर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई शब्द है जिसके नीचे हलन नहीं है यानी उसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है, ये आपको पहचानने आना चाहिए। पहला है सज्जन, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसको दो पार्ट में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 वर्ण हैं तो 2 वर्ण को अलग कर दीजिए। तो स और आधा ज इस साइड आ गया और जन यहाँ चला गया, तो सत प्लस जन। अब जन तो ठीक है लेकिन ये स और ज में त कहाँ से आ गया, ये हम सीखेंगे संधि के नियम में। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किन किन बातों को हमें ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट हमें क्या समझ में आया कि ज की जगह पर त क्यों लगाया। उसके बाद त है तो उसके नीचे हलन क्यों है, क्योंकि अब ये प्योर व्यंजन है। तो सत प्लस जन होता है सज्जन। अभी कौन सा संधि है? तो ये है व्यंजन संधि। क्यों ये व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि जो त है उसके नीचे हलन है, मतलब क्या है, व्यंजन है, प्लस ज में अ का उच्चारण है। तो अगर एक व्यंजन और एक स्वर होता है तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि के लिए दोनों का स्वर होना ज़रूरी है और व्यंजन संधि में एक व्यंजन भी अगर रहा तो व्यंजन संधि हो जाता है। दूसरा है नमस्ते, इसका संधि विच्छेद करिए तो नमः प्लस ते। अब ये क्या आया, ये नई चीज़ क्या आ गई। मैंने अगेन रिपीट किया, कभी भी संधि विच्छेद के टाइम पे आधे वर्ड को हम नहीं ले सकते। तो नम अलग हो गया और स्ते में खाली ते आया, तो ये आधा सा कहाँ चला गया, यही हम जानेंगे संधि के नियम में। और उसके बाद जहाँ पर भी ये निशान आता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग, उस निशान को बोलते हैं विसर्ग। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्वर का। उसके बाद अगला है स्वागत। अगर आप स्वागत का अच्छे से उच्चारण करें तो आपको क्या समझ में आता है कि सुआ, मतलब कि सु में ऊ की मात्रा है, तो सु प्लस आगत स्वागत होता है। तो सु में किसका उच्चारण हो रहा है? स्वर का। कौन से स्वर का? छोटा ऊ प्लस आगत। आ यानी क्या? स्वर हो गया। तो ऊ और आ दोनों क्या है? स्वर। तो इस प्रकार से ये हो गया स्वर संधि। थोड़े और देखते हैं। दिग्दर्शक। दिग्दर्शक भी अगर आप अच्छे से उच्चारण करेंगे तो इसको पहले आप अलग करिए। तो अलग क्या हो सकता है? दर्शक एक साइड हो गया और दिग एक साइड हो गया। अभी हम ग को तो ऐसे अकेले लिख नहीं सकते क्योंकि ग क्या है? आधा है, आधा ग है। तो वहाँ पे क्या आएगा? दिक, और क के नीचे हलन है। तो हलन यानी क्या? प्योर व्यंजन हो गया। तो ये क्या ऑटोमेटिकली क्या बन गया? व्यंजन संधि। तीसरा है यद्यपि। यद्यपि को अगर आप अच्छे से उच्चारण करेंगे तो यद्यपि इसका होता है मतलब। यदि में किसका? छोटी ई का मात्रा है प्लस अ, यानी प्लस के पहले भी स्वर है प्लस के बाद भी स्वर है, तो क्या हो गया? स्वर संधि। और लास्ट है दुस्साहस। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी किसी अक्षर में अगर डबल सेम वर्ड आते हैं, जैसे कि दुस्साहस, इसमें आधा सा है और पूरा सा है, सेम शब्द 2 बार आया तो ये बन जाता है ऑटोमेटिकली विसर्ग संधि। इसमें हम दू के बाद जैसे 2 हलन लगाएंगे प्लस साहस, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो इन्हीं टाइप्स के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते हैं और यही सब हमें सीखना है कि इसकी जगह ये क्यों आ गया और प्लस के पहले क्या आए और प्लस के बाद क्या आए, कि ये स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि बन जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल टॉपिक को कि संधि क्या होता है और स्वर संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब दिया गया है कि पहले पद का अंतिम वर्ण या स्वर
तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण या स्वर, इन दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कैसे, देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण, ये एक पद है और ये एक पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, त, प्लस पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ज। तो इन दोनों के मेल से क्या चेंजेस होते हैं, उन्हें कहते हैं संधि। क्या चेंजेस हुआ, देखिए, पहले था सज्जन, संधि विच्छेद से हो गया सत प्लस जन। तो त और ज के उच्चारण से क्या चेंजेस होता है, क्या परिवर्तन होता है, उसे ही कहा जाता है संधि। उसके बाद हमें ये सीखना है कि संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं और तीनों यही परीक्षाएं पूछे जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि एक ऐसा संधि है जिसमें बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत यानी कि 5 प्रकार हैं, और बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इनके अपने कुछ नियम हैं जो आपको देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्वर संधि कवर करेंगे, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन याद होगा तो उसमें देखिए क्या था, प्लस के पहले भी स्वर का उच्चारण था और प्लस के बाद भी स्वर का उच्चारण था। कैसे, 2 स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर यानी प्लस के पहले भी स्वर और प्लस के बाद भी स्वर। जैसे कि एग्जाम्पल है पुस्तकालय, पुस्तकालय है तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय। देखिए, जो इसको आप अलग अलग करते हैं तो पुस्तक एक वर्ड है और आलय एक वर्ड है। आ क्यों आया, क्योंकि का में बड़े आ का मात्रा है। तो पुस्तक प्लस आलय। अब जो ये क है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी क में अ का उच्चारण है, क्योंकि अगर क के नीचे ऐसा हलन होता इसका मतलब है कि वो व्यंजन हो गया, लेकिन अगर हलन नहीं है मतलब उसमें स्वर का समावेश है। तो क में किसका उच्चारण है, अ का, छोटा अ, प्लस आ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण है आ, छोटा अ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ होता है। छोटा और बड़ा मिलके बड़ा बन जाते हैं, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आ प्लस लय, पुस्तकालय। होप आपको समझा होगा स्वर संधि। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो ही म में किसका उच्चारण है, अ का, और इसमें क्या है, आ। तो अ और अ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ, तो हिमालय, हिमालय। ये था स्वर संधि। जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। देखिए, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, विशाल, यानी क्या, जैसे कि अ आ, इसमें कौन बड़ा है, बड़ा आ। देन छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कौन बड़ा है, बड़ा ऊ। ई और ई, इसमें से कौन बड़ा है, बड़ी ई। तो इसी का मतलब दीर्घ, यानी कि स्वर में कौन दीर्घ है यह पहचानना है। अगर वो उसमें रहा पर्टिकुलर वर्ड्स में तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। कैसे, देखिए, दीर्घ संधि का मीनिंग क्या दिया गया है, यदि प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो, जो कि होता ही है स्वर संधि में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी उसी के समान स्वर हो। याद रखिए, उसी के समान यानी क्या, अ आ सेम सेम है। देन ई और ई ये भी सेम है, ऊ और ऊ ये भी सेम है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर उत्पन्न हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहलाती है। यानी कि छोटा अ और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा आ। देन छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। लेकिन अगर छोटी ई और छोटी ई प्लस छोटी ई हो तो भी बड़ी ई ही बन जाएंगे। यानी हमें आंसर क्या निकालना है, दीर्घ, बड़ा आंसर निकालना है, विशाल आंसर निकालना है, इसलिए बड़ी की मात्रा आ जाएगी, वही है दीर्घ। एक और चीज़ की आपको ध्यान देनी है कि दीर्घ संधि में सिर्फ अ आ, ई ऊ बस ये 6 वर्ड्स को ही लेना है आपको। इसके अलावा अगर और कुछ आएगा तो वो दीर्घ संधि नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एक और मीनिंग होता है कि दीर्घ संधि में सजातीय वर्णों को लिया जाता है। सजातीय यानी कि जो सेम सेम दिखते हैं, जो कि अ से लेके बड़ा ऊ यही होते हैं। उसके बाद जो ए ऐ ओ औ अंग आहा आता है, ये इसको नहीं लिया जाता इसमें। तो पहला देखिए उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण दिया गया है कि अगर सेम वर्ड है, जैसे कि अ तो भी उसका आंसर दीर्घ होगा, यानी बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ा आ। परम प्लस अर्थ,
परम, म में किसका उच्चारण है? छोटे अ का, उसके बाद छोटा अ, तो प्लस के पहले छोटा अ है और प्लस के बाद छोटा अ है, तो अ और अ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। इसीलिए आंसर क्या है? परमार्थ। अदरवाइज तो आंसर परमार्थ होता अगर ये संधि विच्छेद ना हुआ होता तो। उसके बाद देखिए अगला, पुस्तक प्लस अर्थी। पुस्तक, क में किसका उच्चारण है? छोटा अ प्लस छोटा अ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो पुस्तक प्लस आर्थी, पुस्तकार्थी। अगर अ फिर बड़ा आ हुआ तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर भी बड़ा आ ही आएगा। कैसे? पुस्तक प्लस आलय, छोटा अ यहाँ पर है, उसके बाद बड़ा आ यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। उसके बाद है परम प्लस आत्मा। म में छोटा अ है और उसके बाद बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा। देन रत्नाकर, न में छोटा अ है प्लस बड़ा आ, छोटा अ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाएंगे, यानी दीर्घ बन जाएंगे, तो बोलेंगे रत्नाकर। इसी प्रकार ये तीसरा वाला भी है। अब आते हैं ई वाली श्रेणी में। यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर छोटी ई प्लस छोटी ई तो बड़ी ई बन जाएंगे, छोटी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई ही होगा, और छोटी ई प्लस ई वो भी बड़ी ई ही बन जाता है। तो अगर दिया है अभी प्लस इष्ट, ध्यान दीजिए, अभी प्लस इष्ट, अभी में कौन सी मात्रा है? छोटी वाली मात्रा है, यानी छोटी ई हो गया और उसके बगल में छोटी ई तो दिया ही गया है, तो अभी प्लस इष्ट अभीष्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर में भी पे बड़ी की मात्रा आ गई है, तो क्या बन गया? वो अभीष्ट। उसके बाद है कवि प्लस इंद्र। तो कवि में जो है छोटी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो आंसर में क्या? दोनों मिलके बड़े हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, तो कवींद्र हो जाएगा। पहले कविंद्र था लेकिन अब कवींद्र। अगला है रवि प्लस इंद्र, छोटी ई और ये छोटी ई तो मिलके बड़ी ई, तो रविंद्र इसका आंसर होगा। अगला है हरीश, इसी प्रकार छोटी ई है और बड़ी ई है, ये मिलके हरीश, बड़ी की मात्रा बन जाएंगे, देन कविश, लास्ट में महेंद्र। अगर बड़ी ई है तो क्या करेंगे? सेम। अगर देखिए यहाँ पे नदी में बड़ी ई की मात्रा है और प्लस के बाद भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई ही बनेंगे, उसका मतलब है दीर्घ, तो नदीश, देन जानकीश। और अगर ऊ है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही हो जाएंगे, और बड़े की मात्रा भी ऐड करेंगे तो भी आंसर दीर्घ ही आने वाला है। तो वधु प्लस उत्सव, देखिए वधु में बड़ा ऊ का मात्रा है प्लस छोटा ऊ, तो मिलके वधूत्सव, ऊ गायब हो गया। इसमें देखिए भू प्लस उधर्व, भूधर्व। ये था दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला प्रकार। एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि दीर्घ संधि में हम अ आ ई उ सेम वर्ड्स को मिला के दीर्घ बनाते हैं और उन्हीं की पहचान से अपना आंसर निकालते हैं, उसे ही बोलते हैं दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार है गुण संधि। ये भी इस दीर्घ संधि की तरह बहुत आसान है कि जब अ या फिर आ के बाद, ध्यान दीजिए, पहला जो है अ आ, इसके बाद अगर ई या फिर उ अथवा री, ध्यान देना, अ आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इतना आए बस, और उसके बाद या फिर री रहे, री से ऋषि होता है, तो री रहे, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाएंगे या फिर ओ बन जाएंगे या फिर अर बन जाएंगे। यानी कि अ आ के बाद अगर ई है तो उसका आंसर हम ए में कन्वर्ट करेंगे उसको, और अगर अ या फिर ऊ है तो उसका आंसर ओ बनेगा, और अगर अ आ के साथ री आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? र। कैसे? यहाँ पे देखिए, देव प्लस इंद्र, देव, व में किसका उच्चारण हो रहा है? अ का, अ प्लस इंद्र, छोटी ई आया तो उसका आंसर क्या होगा? ए, वो ए बन जाएगा ना, यहाँ पे दिया गया है, तो देव प्लस इंद्र। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो इसका उच्चारण क्या बन जाएगा? देवेंद्र, देवेंद्र, बट इसका आंसर एक्चुअली में क्या आना चाहिए? देवेंद्र आना चाहिए। तो वो जब ए में कन्वर्ट होगा तभी तो उसका आंसर देवेंद्र होगा, इसीलिए ए जब बन जाएगा तो पढ़ेंगे देवेंद्र। दूसरा है अगर अ के बाद बड़ी ई लग जाता है, जैसे कि सुर, र में अ का उच्चारण है और ईश में बड़ी ई है, तो अ प्लस बड़ी ई, तो भी उसका आंसर ए ही आएगा, तो क्या बन जाएगा? सुरेश। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने लायक है ये। अगला देखिए क्या है, महा, हा में बड़ा आया और प्लस बड़ी ई है, तो बड़ा आ और ई मिलके भी
ए ही बनेंगे, तो महेश। अगला देखिए, अब हमने ई और बड़ी ई को ऐड किया, अब अ और आ के साथ हम ऊ या फिर बड़ा ऊ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर है सूर्य, सूर्य, य में अ का उच्चारण है, प्लस उदय, छोटा ऊ है, तो अ प्लस ऊ क्या बन जाते हैं, ओ, तो इसीलिए ये बन जाएगा सूर्योदय। ओ का उच्चारण होने से ही ये सूर्योदय हुआ, अदरवाइज इसका आंसर क्या होता, सूर्य उदय। इसे हम कैसे पढ़ते, सूर्य उदय ऐसे पढ़ते, बट एक्चुअल उच्चारण क्या होना चाहिए, सूर्योदय। ओ जो बीच में ओ आया वो कैसे आया, अ और ऊ के मिलने से, यानी गुण मिल गए, हमने गुण दिया, गुण संधि के द्वारा शब्दों में ए या फिर ओ या फिर अर का उच्चारण आ गया, ये है गुण संधि। अब देखिए, अगर अ या फिर आ में री आ गया तो उसका आंसर होगा र, अर। जैसे कि देव प्लस ऋषि, अब व में अ का उच्चारण था और उसके बाद री तो दिया ही है, तो देव ऋषि। देन आ प्लस री, ये आया तो महर्षि। ये था गुण संधि। पहला क्या प्रकार है, दीर्घ संधि। दीर्घ में क्या होता है, अ आ ई उ, बस इतना लेना है आपको और इसमें बड़ी की मात्रा को फॉलो करना है। दूसरा है गुण संधि, इसमें क्या है, हमें अ और आ में सिर्फ ई उ और री ये जोड़ के हमें क्या बनाना है, ए ओ या फिर अर। ये था गुण संधि। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में से क्या समझ में आता है, वृद्धि यानी क्या, बढ़ना। इसमें क्या दिया गया है, जब अ या फिर आ के बाद ए अथवा ए आता हो, याद रखिए इसमें कोई क्रम नहीं है, यहाँ अ और आ के बदले ए और ए आता हो, तब दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यानी क्या, अगर अ है प्लस ए आता है तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ए, यानी वृद्धि। पहला है परम प्लस ऐश्वर्य, परम। यहाँ पर देखिए अ है प्लस ए, छोटा ए या फिर ए आता है तो उसका आंसर हमें ए ही लिखना है, तो दिया गया है परम प्लस ऐश्वर्य, तो म में अ का उच्चारण है और ए तो है ही, तो म में अ प्लस ए, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, ए, तो परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर डबल मात्रा आया है, परमेश्वर हो गया। अगला है, अगर बड़ा आ है और उसके साथ ए है तो भी उसका आंसर ए ही लिखेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर। तो वृद्धि संधि ये था, जिसमें हम मात्राओं में वृद्धि करते हैं, किसमें, मात्राओं में। उसके बाद मीनिंग में और क्या दिया है, जब अ या फिर आ के बाद ओ आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, औ। इसीलिए यहाँ पर है परम प्लस औषध, अब म में अ है और औ, अ और औ मिलके वृद्धि करेंगे और बन जाएंगे औ, क्योंकि औ जो है वो ओ से बड़ा होता है, यानी वृद्धि कर रहे हैं हम, औ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, परम औषध। उसके बाद उष्ण प्लस ओदन, उष्ण में अ का उच्चारण है न में, प्लस ओ है, तो आंसर क्या बनेगा, औ। इसलिए यहाँ पर आए उष्णोदन, मात्रा में वृद्धि किया हमने, ओ से औ कर दिया। एक और देख लीजिए, दिया गया है महोज। अगर महोज है तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, महा प्लस ओज। अब हाँ में आ का उच्चारण है बड़े आ का और ओ, तो बड़ा आ प्लस ओ मिलके अ हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो गया महोज। अगला प्रकार जो है वह है चौथा प्रकार, यण संधि। यण संधि में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि प्लस के पहले साइड हमेशा ई या फिर बड़ी ई, उ या फिर री, यही आना चाहिए। यण संधि में पहले पद में यानी प्लस के पहले हमेशा ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ या फिर री होना कंपलसरी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, यण संधि। इसका मीनिंग देख लेते हैं, ई, उ तथा री के बाद असमान स्वर का मेल होने पर यण संधि होती है। यानी कि ई के बाद अ, आ, देन उ, ए, ये सब आएगा तो यण संधि होगा। प्लस के पहले ई आना कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है यदि शब्द है यद्यपि, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, यदि प्लस अपि, तो दी में छोटी ई की मात्रा है प्लस अ है,
तो पहले प्लस के पहले क्या आया ई, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया वो यण संधि। दूसरे में है इति प्लस अदि, यानी प्लस के पहले अगेन छोटी ई की मात्रा है और बाद में अ है, तो कुछ भी रहने दीजिए, ई को छोड़ के कुछ भी रहेगा, तो उसका आंसर होगा यण संधि। अगला है प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर है, तो प्रति यानी क्या, छोटी ई की मात्रा है, ती में प्लस उ आ गया तो यू बन जाएगा वो, तो प्रतियुत्तर हो गया। उसके बाद है नी प्लस ऊन। अब देखिए नी में है छोटी ई की मात्रा है और बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो न्यून। इसके बाद है प्रति प्लस एक, ती में छोटी ई की मात्रा आई प्लस ए, तो ई प्लस ए ये बन जाता है प्रत्येक। इस साइड देखिए बड़ी ई है और ऊ है, सखी, सखी में बड़ी ई आ गया और प्लस ऊ छोटा ऊ, तो क्या आएगा, छोटा ऊ यू की मात्रा, तो इसका आंसर क्या होगा, संख्ययुचित। अगला है बड़ी ई प्लस छोटा ऊ, तो नद्युर्मी। देन दैवैश्वर्य, मनवंतर, स्वागत और मात्रानंद, ये था यण संधि। लास्ट प्रकार जो है स्वर संधि का वो है अयादि संधि। अयादि संधि में आपको ये वर्ड को देखना है, अय, आय, आई, अब, अवी, उसके बाद आव, आवी और आवू। ये क्या है, ये क्या पढ़ लिया आपने, एक्चुअली ये स्वर के साथ स्वर का मेल है। जैसे अय का उच्चारण कब आ सकता है, जब उसमें अ हो और ए हो, तो क्या बन जाएगा, अय। यानी जब कभी भी ए के बाद अ आ जाए तो वो अय होगा। अगला क्या है, आय। आय कब बन सकता है, जब उसमें ए के बाद अ हो, तब वो क्या बन जाएगा, आय। और अगर ए के बाद ई हो जाए तो क्या बन जाएगा, आई। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया है नयन, तो क्या नयन में अय वर्ड छुपा है क्या, यस, नयन में अय वर्ड छुपा है। कहाँ पे, ये जो य है इसमें अ और ए, इसमें अ और य दोनों जुड़ा है, न प्लस अय प्लस न, नयन। तो इसका संधि विच्छेद करने पर ने प्लस अन आएगा तो वो नयन हो जाएगा। यानी कि ने में ए का उच्चारण आया और अ तो है ही है, तो ए और अ मिलके अय बन जाते हैं। अगला है नायक। जो नायक है इसमें किसका उच्चारण आएगा, बड़ा आ, क्योंकि क्या है ना, यानी बड़ा आ और य है, तो आय। अब आय कब हो सकता है, जब ए और अ होते हैं। तो जब किसी भी शब्द में ए के बाद अ आएगा तो ऑटोमेटिकली आय बन जाएगा वो। और आय कब होगा, नय, ये में ए की मात्रा आई प्लस अ, तो ए और अ मिलके आय, तो ना प्लस आय प्लस क, नायक। अगला है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद किया तो पो प्लस इत्र है, तो इसमें क्या, ओ की मात्रा आई और ई, तो ओ और ई मिलके अवि बनते हैं, इसलिए पवित्र। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अयादि संधि में जो वर्ड्स दिए गए हैं, आय, आय, अवि, अवि, अव, आव, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये किन शब्दों में आते हैं ये आपको फटक से फिर कैचअप हो जाएगा। जैसे कि नयन है, तो ये नयन में अ या आ गया, यानी ये अयादि संधि है। नायक, नायक में आय वर्ड आ गया बीच में कहीं पर उच्चारण के टाइम पे, यानी कि वो अयादि संधि है। पवित्र में भी अवि का उच्चारण आया, जिन शब्दों में अवि का उच्चारण आएगा वो क्या होगा, अयादि संधि। या फिर जिन शब्दों में अव का उच्चारण आएगा, जैसे गवन, तो अव का उच्चारण आया यानी वो अयादि संधि। तो आपको ये 6 याद रखना पड़ेगा कि अय, आय, अवि, अवि, अव, आव, इससे मिलकर शब्द बनेंगे वो होगा अयादि संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के 5 प्रकार पूरे हुए। देखिए एक टाइम पे तो ग्रामर याद नहीं होगा आपको, फिर से पूरा वीडियो वापस देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि होता क्या है और स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें एक अयादि ऐसा है जिसमें आपको ये वर्ड को याद ही करना पड़ेगा। इस तरह से स्वर संधि का ये वीडियो समाप्त हुआ। इसकी अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।